हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारत में संवैधानिक विकास और ये भाग 4 है। इसके पिछले भागों में हमने चर्चा कर लिया है 1833 तक के चार्टर एक्ट पर और आज हम बात करेंगे 1853 से प्रारंभ करेंगे और आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853। जैसा कि पिछला चार्टर एक्ट 1833 जो आपने पढ़ा था 1833, उसमें आपने देखा था कि 20 वर्ष के लिए कंपनी का कार्यकाल बढ़ाया गया। हालांकि कंपनी को सिर्फ प्रशासनिक बॉडी बना दिया गया था, प्रशासनिक इकाई, और उसका व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1853 जो एक्ट आया उसमें अब कुछ आगे के लिए निश्चित नहीं किया गया कि कंपनी कब तक कार्य करेगी। इस एक्ट में ये कहा गया कि कंपनी अभी कार्य करती रहेगी, लेकिन कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है, प्रशासन उसके हाथ से लिया जा सकता है, जैसा कि संसद का उद्देश्य ही था कि धीरे धीरे कंपनी को किनारे करके ब्रिटेन का शासन, पूरा कंट्रोल भारत पे स्थापित करना। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आपको सबसे प्रमुख रूप से जो 1853 के एक्ट से, ये एक संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अधिनियम है। हालांकि इसमें जो प्रावधान थे वो सुचारू तरीके से दिखाई पड़ते। उससे पहले ही 1857 की क्रांति हो गई और 1858 में ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया, जैसा कि आप जानते हैं इतिहास में। लेकिन 1853 कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लेकर के आया जो आगे के लिए एक दिशा निर्देश का काम करती रहीं। जैसे देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण 3 चीज़ें आपको जाननी है, उस पर पहली चीज़ है कि यहाँ पर अभी तक आपने देखा कि यहाँ तक क्या था, एक गवर्नर जनरल बन गया था, भारत का गवर्नर जनरल, और उसकी 4 सदस्य की एक परिषद होती थी। 4 सदस्य में आपको पता है कि 3 सदस्य उसके पहले से थे और एक सदस्य विधि सदस्य के रूप में, लॉर्ड मैकाले जिसके रूप में आए थे, वो बढ़ाया गया था। लेकिन यहाँ पर ये जो 4th नंबर वाला सदस्य था वो परमानेंट नहीं था, उसको वोट देने का अधिकार नहीं था निर्णय के दौरान। तो सबसे पहला तो ये काम किया गया कि यहाँ पर गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसका विस्तार किया गया है। उसमें 2 चीज़ें की गई। पहला तो ये जो 4 नंबर है, यानी 4 जो कार्यकारिणी परिषद थी इनकी, उसमें 4था मेंबर जो था उसको परमानेंट कर दिया गया। तो पहला काम ये है कि आपका गवर्नर जनरल की परिषद, जो परिषद है, परिषद में 4था मेंबर कौन सा था? विधि सदस्य। विधि सदस्य, विधि सदस्य यानी 4th वाला, 4th जो मेंबर था उसको क्या कर दिया गया है? उसको स्थायी कर दिया गया, स्थायी किया गया। अब जो है इसको वोट देने का भी अधिकार है, निर्णय में भाग लेने का अधिकार है। परिषद से संबंधित एक निर्णय ये है। दूसरा ये किया गया कि परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए और 2 सदस्य और विस्तृत करने का भी अधिकार दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल के ये 4 सदस्य तो रहेंगे। देखिए, इसको ज़रा समझें। यहाँ पे गवर्नर जनरल है प्लस उसके 4 सदस्य हैं, इनको कहा गया कार्यकारिणी। ये कार्यकारिणी सदस्य हैं। अभी तक आप देखते हो कि चाहे वो कार्यपालिका से संबंधित काम हो, चाहे वो विधायिका से संबंधित काम हो, यही लोग मिलकर के किया करते थे। अब यहाँ पे कहा गया कि ये 4 सदस्य कार्यकारिणी हो गए और इसमें 6 सदस्य अतिरिक्त जोड़े जाएंगे। 6 अतिरिक्त जोड़ दिए गए और 6 ये जोड़े गए, 2 और अतिरिक्त जोड़े जाएंगे। इनको बढ़ा सकता है गवर्नर, 2 और बढ़ा सकता है। तो कितने टोटल हो जाएंगे? टोटल 12 सदस्य हो जाएंगे। अब टोटल 12 सदस्य, और ये 12 सदस्य की एक जो परिषद बनी, इसको कहा गया विधान परिषद। जैसे कि अभी तक आप समझिए, इस चीज़ को आप समझ लें कि एक कार्यपालिका होती है और एक विधायिका होती है। तो विधायिका यानी विधान परिषद या जो भी शब्द आप इस्तेमाल करेंगे, व्यवस्थापिका, तो उसमें 12 सदस्य कुल हो गए। इसी 12 में ये 4 भी शामिल हैं। तो जब विधायिका के रूप में
यानी विधि बनाने के लिए गवर्नर जनरल और उसकी परिषद बैठेगी तो 12 सदस्य की टीम हो जाएगी, उसको विधायिका कहेंगे या विधान परिषद। इसको कहा गया केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद। तो केंद्रीय विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य कर दिए गए केंद्रीय विधान परिषद में, और इन 12 में से 4 सदस्य जो हैं वो कार्यकारिणी सदस्य हैं, और बाकी ये कौन से हैं? ये अतिरिक्त सदस्य हैं। यहाँ पर इस चीज़ को समझना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जो अतिरिक्त सदस्य हैं ये गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं, यानी कि इनका जो है सीधे कार्यपालिका में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ विधि बनाने में सहयोग करेंगे। अभी इनका बहुत ज़्यादा इनके पास कोई अधिकार नहीं है, और इसी अतिरिक्त सदस्यों में भारतीयों को धीरे धीरे शामिल किया जाएगा। ये जो 4 सदस्य हैं ये सभी अंग्रेज हैं अभी, और ये कार्यकारिणी है, यानी ये गवर्नर जनरल के प्रमुख 4 सदस्य हैं जिनको मिलकर के कार्यपालिका बनती है, और ये 4 प्लस ये 6 और ये 2 टोटल मिला के 12 सदस्य से एक केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण होता है जो विधि बनाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल की परिषद में 4th सदस्य जो है वो स्थायी कर दिया गया। ये टोटल कितने हो गए? 4। दूसरा काम क्या किया गया? दूसरा जो हमने वहाँ पे लिखा कि जो गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अतिरिक्त जोड़े गए, 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए, और आपने देखा कि 2 और बढ़ाने का अधिकार है, और कुल 12 सदस्य कर दिए गए। 12 सदस्य की एक परिषद बनाई गई, 12 सदस्य की एक परिषद। इसको क्या कहा जाएगा? केंद्रीय विधान परिषद। इसी को नाम दिया गया केंद्रीय विधान परिषद। विधान परिषद। देखिए इस चीज़ को समझ लीजिएगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप समझ लीजिए टोटल 12 हैं, और इसी 12 में वो 4 भी शामिल हैं जो कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। तो ये टोटल 12 सदस्य की एक केंद्रीय विधान परिषद तैयार हो गई यहाँ से। अभी प्रांतों की विधान परिषदें नहीं है, प्रांतों की विधान परिषदें 1861 के एक्ट में आएंगी, लेकिन केंद्रीय विधान परिषद का अगर उदय आपसे पूछा जाता है कि केंद्रीय विधान परिषद का उदय किस एक्ट में हुआ, तो केंद्रीय विधान परिषद का उदय 1853 के एक्ट में दिखाई पड़ता है। यहाँ से क्या किया गया? यहाँ से कार्यपालिका और विधायिका को पृथक कर दिया गया है। अभी तक वही कार्यपालिका थे, वही विधायिका थे, लेकिन अब विधायिका माने 12 सदस्य और कार्यपालिका माने 4 सदस्य प्लस गवर्नर जनरल। तो ये जो है इनके कार्य जो है अलग अलग कर दिए गए। इस प्रकार से क्या हो गया? इस प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण यहाँ दिखाई पड़ता है आपको। पृथक्करण का उदय हुआ यहीं से, दोनों लोगों के काम अलग अलग हो गए। अब ये जो अतिरिक्त सदस्य हैं, ये अतिरिक्त सदस्य इनकी शक्तियाँ क्या होंगी ये आपको जानना जरूरी है कि क्या इनके पास में विधि बनाने में उतनी ही शक्ति होगी जितनी इन 4 सदस्यों की होगी? नहीं, उतनी शक्ति इन सदस्यों की नहीं होगी। ये सदस्य विधि बनाने में सहयोग जरूर करेंगे, लेकिन गवर्नर जनरल को ये पावर होगी कि इनकी जो सलाह है या जो विधि बनाते हैं उसको मानता है या अपना कोई निर्णय लागू करता है, यानी गवर्नर जनरल के पास में वीटो पावर रहेगी। तो अतिरिक्त सदस्य क्या करेंगे? अतिरिक्त सदस्यों की शक्ति क्या होगी? अतिरिक्त देखो उन सदस्य की शक्ति तो आपको पता है, ये जो 4 सदस्य हैं इनकी शक्ति तो आपको पता ही है कि बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था, ये वोट डालते थे, सब कुछ है। ये जो अतिरिक्त सदस्य हैं इनके पावर्स अभी 1853 में क्या है? इन्हीं की पावर्स आगे बढ़ाई जाएगी। कभी बजट पे बहस करने का अधिकार दिया जाएगा, कभी प्रश्न पूछने का अधिकार, कभी पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार।
तो ये शक्तियाँ धीरे धीरे आगे एक्ट में आप देखोगे कि कैसे बढ़ती जाती हैं और इनमें कैसे कैसे भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा। और फिर बाद में आप देखोगे कि मुख्य कार्यकारिणी जो है उसमें भी भारतीयों को शामिल किया जाएगा आगे चल करके। तो वो पूरा प्रोसीजर आप देखते हुए चलोगे। तो यहाँ पे अतिरिक्त सदस्य क्या करेंगे? विधि बनाने में सहयोग करेंगे, विधि बनाने में सहयोग करेंगे, विधि बनाने में सहयोग करेंगे। और गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल की स्वीकृति से विधि एक्ट बनेगी, यानी अधिनियम बनेगी। आपको पता है कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा बनाया गया कानून एक्ट कहलाता था। ये कब से लागू हुआ? किस एक्ट के माध्यम से ये शक्ति मिली थी कि अब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो भी कानून बनाएंगी उनको अधिनियम यानी एक्ट कहा जाएगा। एक्ट जब संसद से पारित होता है, यानी कि अब जो है ये जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद यानी केंद्रीय विधान परिषद है, ये एक संसद की तरह कार्य करती थी। ये किस तरह काम करेगी? एक संसद की भांति, संसद की तरह काम करेगी। कैसे? देखिए, ये जो विधि बनाएंगे, जैसे संसद विधि बनाती है वैसे ही ये भी विधि बनाएंगे। और विधि किसके पास जाएगी? गवर्नर जनरल के पास में जाएगी। और जब गवर्नर जनरल उसको स्वीकृत करेगा तब वो अधिनियम बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक प्रकार से गवर्नर जनरल एज ए राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहा है कि एक्ट को पास करता है, विधेयक को पास करता है। तो एक्ट बन जाएगा। और ये एक्ट कब से कहा जा रहा है ये कमेंट करके आप बताइए कि किस अधिनियम के द्वारा ये शक्ति मिली थी कि अब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा बनाई गई विधियाँ अधिनियम कहलाएंगी। तो ये हो गई इनकी पावर्स जो अतिरिक्त सदस्य हैं। और यहाँ पर गवर्नर जनरल के पास में वीटो शक्ति रहेगी, यानी कि चूँकि स्वीकृति उसको देना है तो स्वीकृति देना अनिवार्य नहीं है। यानी कि वो अपनी जो परिषद है, परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है, उसकी जगह अपनी खुद की निर्णय को जो है रख सकता है। तो यहाँ पे क्या है? गवर्नर जनरल के पास में वीटो पावर रहेगी, पावर रहेगी। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय विधान परिषद बन गई तो उसका निर्णय सर्वमान्य हो जाएगा, सर्वमान्य नहीं होगा। तो ये तो एक परिषद में आपने परिवर्तन देखा। यहाँ पर दो बातें देखी। परिषद का चौथा मेंबर, विधि मेंबर, स्थायी कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि विधि सदस्य को कब परमानेंट कर दिया गया था? तो 1853 में किया गया था। विधि सदस्य को लाया कब गया था? तो लाया गया था 1833 में। लॉर्ड मैकाले पहले विधि सदस्य थे। अब दूसरी बात, हमने आपको पिछले वाले 1833 में चर्चा की थी कि वहाँ पर ऐसा प्रयास किया गया कि खुली प्रतियोगिता हो। जो उत्कृष्ट क्लास के सिविल, देखिए उस समय जो सिविल सेवक होते थे दो कैटेगरी के होते थे, एक उच्च एक निम्न। तो उच्च वाले जो सिविल सेवक होते थे उनकी जो भर्ती है उसमें कुछ खुली प्रतियोगिता हो, यानी परीक्षा हो, मनोनयन न हो। पहले क्या होता था, कंपनी जिसको चाहे उसको सिविल सर्वेंट बना देती थी, जिसका इच्छा हो मनोनीत कर देती थी। लेकिन अब संसद चाहती है कि इसमें जो उच्च वर्ग के ए क्लास के जो सिविल सर्वेंट हैं उनका मनोनयन ना हो, यानी कि उनको नामित ना किया जाए, बल्कि वहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा करवाई जाए। तो प्रतियोगी परीक्षा का प्राविधान 1833 में लाया गया था। क्वेश्चन आपसे बनेगा कब लाया गया था? तो 1833 में लाया गया था। लागू हो पाया था? नहीं लागू हो पाया था। क्योंकि किसने विरोध किया था? कंपनी के डायरेक्टर्स ने विरोध किया था, क्योंकि उनका तर्क ये था कि कंपनी का व्यापार भी समाप्त कर दिया गया है, कंपनी के तमाम अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं, तो अब सिविल सेवकों की भर्ती करने का भी अगर अधिकार समाप्त हो जाएगा तो कंपनी के पास में कुछ पावर्स नहीं रह जाएंगी। तो वहाँ पे तो चलिए मान लिया गया वो लागू नहीं हो पाया, लेकिन 1853 में अब उस चीज़ को लागू कर दिया गया। तो एक चीज़ आपने ये समझ लिया कि परिषद, केंद्रीय विधान परिषद कैसे आ गई। अभी देखिए केंद्रीय विधान परिषद आ तो गई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कुछ कार्य नहीं कर पाएगी। ये सब विस्तृत स्तर पे कार्य 1861 से शुरू होगा। इसीलिए आप कह सकते हो कि एक प्रकार से वास्तविक विधान परिषद जो दिखाई पड़ेगी वो 1861 से दिखाई पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद तो
जो है भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष ही के समीकरण बन जाएंगे और 57 में शुरू हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया था। तो दूसरा जो कार्य किया गया, देखिए एक तो विधान परिषद में किया गया, दूसरा हमने बताया कि जो विशिष्ट सिविल सेवक हैं, विशिष्ट सिविल सेवकों की जो भर्ती है, सेवकों की भर्ती, इसमें क्या कहा गया, इसमें जो है प्रतियोगिता होगी, प्रतियोगिता के आधार पर, अब मनोनयन नहीं होगा, प्रतियोगिता के आधार पर ये विशिष्ट सिविल सेवकों की भर्ती की जाएगी। तो यहीं पर आपके दोनों क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। कब से प्रारंभ किया गया, आधार पर, अब यहाँ लिख लीजिए प्रारंभ हो गई, यहीं से विशिष्ट सिविल सेवकों की भर्ती, सभी सिविल सेवकों की भर्ती नहीं, विशिष्ट वाले जो है कानून के आधार पर ये पद बनाए गए थे, और जो निम्न वाले हैं वो कानून के आधार पर नहीं बल्कि यहीं पर सामान्य प्रक्रिया से पद बनाए गए थे वो। तो विशिष्ट सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर की जाएगी। तो एक ये हो गया, तो ये परिषद से संबंधित है। अब कुछ छोटे छोटे और 2-4 पॉइंट आपको जानने हैं यहाँ पर, जो प्रश्न अक्सर बन जाते हैं, और हर एक प्रश्न का उतना ही महत्व है प्रीलिम्स में, चाहे वो कोई कठिन प्रश्न हो और चाहे वो सरल प्रश्न हो, आपको नंबर बराबर दिलाता है। तो कुछ 1-2 सरल प्रश्न भी बन जाते हैं जो अक्सर दिमाग से मिस हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको अभी तक जो आप देख रहे हो कि जो निदेशक मंडल है, निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कंपनी के ऊपर टॉप पे बैठे हुए एक निदेशक मंडल है, जिसमें कितने मेंबर होते थे, 24। शुरुआत से ही 24 है, और इनको पहली बार 1853 में इनकी संख्या कम कर दी गई। तो ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि किस वर्ष या किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के डायरेक्टर्स की संख्या में कमी कर दी गई थी, या कितने कम कर दिए गए थे। तो 24 अभी तक चले आ रहे थे 1600 से, और अब 1853 में 24 से घटा करके 18 कर दिए गए। तो एक पॉइंट ये बन जाता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल 24 से घटाकर 18 की, और इसमें भी शर्त लगा दी कि ये जो 18 होंगे, 18 में जो है 6 ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भर्ती किए जाएंगे, ब्रिटिश क्राउन द्वारा। यानी इलेक्शन होता था ना, इसमें जो लोगों ने पैसा कंपनी में लगाया था वो लोग इलेक्शन करके 24 चुनते थे, तो 24 से 18 कर दिए, और 18 में भी 6 ब्रिटिश क्राउन के द्वारा आएंगे, यानी कि निदेशक मंडल में भी पूरा अपना हस्तक्षेप जमा लिया है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको जानना भी चाहिए, कि हर बार कंपनी को 20 वर्ष के लिए रिन्यू कर दिया जाता था, फिर 20 वर्ष उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता था कि आप करोगे आगे काम या नहीं करोगे। लेकिन इस बार इसी 1853 के एक्ट में संकेत दे दिया गया कि अब कंपनी कभी भी ख़त्म की जा सकती है, यानी कि इसके लाइसेंस को 20 वर्ष के लिए रिन्यूअल नहीं किया गया। तो इसमें जो है ये नोट कर ले कि कंपनी का लाइसेंस, भारत में काम करने का लाइसेंस 20 वर्ष तक के लिए या किसी भी समय के लिए नहीं किया गया। 20 इसलिए लिख दिया क्योंकि 20 वर्ष बढ़ाते, यानी कि किसी भी समय के लिए निश्चित नहीं किया गया। तो प्रश्न ये आएगा कि किस अधिनियम में आगे के लिए कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया था, तो यहाँ पर निश्चित नहीं किया गया था कार्यकाल। और अब चूंकि यहाँ पर आपने देखा कि ये सिस्टम जो निकल के आया, इसको आप बना लीजिएगा। ये सिस्टम जो निकल करके आया, इससे अब कार्य बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अब पूरे भारत के लिए ये परिषद कानून बना रही है। आपको पता है कि 1833 से पूर्ण केंद्रीकृत व्यवस्था लागू है। प्रांतों के गवर्नर कानून नहीं बना सकते, तो यही परिषद पूरे भारत के लिए कानून बना रही है। तो उसमें कहा गया कि अब ये जो कि गवर्नर जनरल बंगाल का था, वही भारत का गवर्नर जनरल बन गया है। तो अब बंगाल का गवर्नर कौन होगा, तो बंगाल का गवर्नर भी यही है, और बंगाल और भारत का गवर्नर जनरल भी यही है। आपको पता है कि पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये बना था पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है पहला
भारत का गवर्नर जनरल बना था, तो क्या वो सिर्फ भारत का ही गवर्नर जनरल था? वो बंगाल के लिए भी तो काम करता था, प्रेसिडेंसी के लिए, तो बंगाल का गवर्नर भी था वो। तो अब यहाँ पे एक मुद्दा उठाया गया कि वही व्यक्ति भारत का गवर्नर जनरल है और वही व्यक्ति बंगाल का भी गवर्नर है, तो ऐसा करो बंगाल के लिए एक अलग गवर्नर जनरल बना दो, क्योंकि उसके पास काम बहुत हो गया है। तो बंगाल का अब चूँकि वहाँ पे एक है पद, इसीलिए वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बनाया गया और एक बंगाल का अतिरिक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया, यानी बंगाल का प्रशासक नियुक्त किया गया। प्रशासक यानी वही गवर्नर, प्रशासक यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। आप जाकर के नियुक्त किया गया, प्रश्न आपसे बनता है। अब देखिए एक प्रश्न जो इसमें एक्ट में तो नहीं है प्राविधान, लेकिन वो आपसे बनेगा, चूँकि इस 1853 एक्ट के बाद में कंपनी ख़त्म हो जाएगी। अभी 1858 में आपको पता है, अभी यहाँ जब ये एक्ट बन रहा था तब तो नहीं पता था कि कंपनी कब ख़त्म हो जाएगी, लेकिन चूँकि 1858 में कंपनी ख़त्म हो गई, इसीलिए इसके बाद में अब कोई चार्टर एक्ट नहीं आएगा। ये जो चार्टर एक्ट है वो कंपनी के लिए दिए जाते थे, अधिकार पत्र होते थे उनके, राजलेख होते थे। तो अब चूँकि कंपनी 1858 में समाप्त हो जाएगी, कंपनी नहीं समाप्त हो जाएगी, कंपनी तो आगे 84 में ख़त्म होगी जाके, लेकिन कंपनी का शासन ख़त्म हो जाएगा, भारत में उसका कार्य ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अब चार्टर एक्ट इसके बाद कोई आया नहीं। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम, इस नाम से एक्ट आएंगे, जितने भी आएंगे। तो ये अंतिम चार्टर एक्ट है, ये आप दर्ज कर ले, क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे कि अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था। तो चार्टर एक्ट की श्रेणी में अंतिम चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट था। अंतिम इसलिए था क्योंकि इसके बाद ना तो कंपनी रही, इसीलिए चार्टर एक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो फिर इसके बाद जो एक्ट आए उनका क्या नाम होता था? तो उनका नाम होता था या तो भारत सरकार अधिनियम, यानी भारत शासन अधिनियम कहिए या भारत सरकार अधिनियम कहिए, इस नाम से आते थे, या फिर 3 एक्ट आए थे, भारत परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, जैसा भी कहना चाहे, तो वो उस नाम से आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद आपको पता है कि ये एक्ट के बाद में 1857 में एक क्रांति हुई, भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष 1857 की क्रांति हुई, और उसके बाद में कंपनी के हाथ से शासन ले लिया गया और ब्रिटिश क्राउन यानी डायरेक्ट ब्रिटेन के सम्राट या महारानी का शासन यहाँ पर, यानी ब्रिटिश ताज का शासन भारत में लागू कर दिया गया। और उस समय एक अधिनियम लाया गया, भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 में क्रांति हुई और 1858 में एक एक्ट लाया गया। तो अब हम उसको पढ़ेंगे। भारत शासन अधिनियम यानी भारत पर शासन करने के लिए एक अधिनियम लाया गया, जिसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। अब ये एक वर्ष जो 1858 है, ये एक ऐसा वर्ष है जहाँ पर इतने वर्षों से चला आ रहा कंपनी का शासन। आप कंपनी के शासन की बात करेंगे तो लगभग 1757 प्लासी के युद्ध के बाद में कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ था। कंपनी तो बहुत पहले से आई थी, व्यापार कर रही थी। उसके बाद लगभग 100 वर्षों का ये कंपनी का शासन 1858 में समाप्त हो गया। तो 1858 में कुछ चीज़ें की गई, क्योंकि शासन परिवर्तित हो रहा है, तो क्या क्या किया गया। तो पहले देखिए भारत में क्या किया गया है। पहले इंग्लैंड में समझें, इंग्लैंड को समझना जरूरी है। यानी ब्रिटेन में क्या किया गया, देखिए एक हम पक्ष देखेंगे ब्रिटेन में और दूसरा हम पक्ष देखेंगे भारत में, क्योंकि अब चूंकि भारत का शासन कंपनी के हाथ से लेकर के ब्रिटेन के ताज के हाथ में दिया जा रहा है, इसीलिए दोनों जगह बहुत सा परिवर्तन होगा। अभी तक आप क्या देख रहे थे, अभी तक आप जो जानते हैं सिस्टम, तो इंग्लैंड में क्या था, कंपनी का जो शासन चल रहा था। तो भारत में क्या था, देखिए इंग्लैंड में आप देखते थे कि 2 संस्थाएं थी, एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये आपको पता ही होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में लाया गया था, 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दिया गया था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले से ही था। ये दोनों इंग्लैंड में थे, ये दोनों कहाँ थे, ये दोनों ब्रिटेन में थे और ब्रिटेन से ही भारत के शासन को नियंत्रित करते थे। अब भारत में क्या था, भारत में यहाँ पर कंपनी का शासन था। भारत में कौन था, कंपनी।
कंपनी का शासन, यही तो दोनों लोग चलाते थे, दोनों संस्थाएं मिलकर के कंपनी का शासन चलाती थी, और ये थी ब्रिटेन में, दोनों संस्थाएं ब्रिटेन में थी। ये सिस्टम अभी तक चल रहा था। अब चूंकि यहाँ कंपनी का शासन खत्म किया जा रहा है, तो फिर इन संस्थाओं की कोई ज़रूरत है? इन संस्थाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। और तो फिर अब कौन शासन चलाएगा? तो ब्रिटेन का ताज चलाएगा, यानी राजा या रानी वहाँ का चलाएगा, वहाँ की संसद चलाएगी। तो उनका अपना देश भी तो है। तो फिर ऐसे भारत जैसे देशों का प्रशासन चलाने के लिए उन्होंने अलग से एक मंत्रालय बनाया, भारत मंत्री यानी भारत सचिव का पद बनाया, और उसकी एक अलग परिषद बना दी उन्होंने, यानी एक प्रकार से एक अलग ही एक नियंत्रक बना दिया उन्होंने कि आप जो है अब भारत पर शासन करेंगे, और कंपनी को बीच से हटा दिया। इस चीज़ को अगर आप समझ गए हैं तो इसको लिखना बहुत आसान है। और देखें क्या किया गया ब्रिटेन में। क्या किया गया ब्रिटेन में? कंपनी यहाँ पे 1858 में, पहले तो आप लिख लें कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, ये प्रमुख पॉइंट है। और ब्रिटिश क्राउन का शासन लागू, ब्रिटिश ताज का शासन लागू। ये मुख्य परिवर्तन है जो शासन में हुआ, यानी अब ब्रिटेन का सीधा शासन भारत पे रहेगा, बीच से कंपनी खत्म। तो अब कंपनी को ख़त्म करने के लिए इंग्लैंड में क्या किया गया है? देखिए, जो कंपनी है, कंपनी का निदेशक मंडल, अब निदेशक मंडल हटाना पड़ेगा ना, तभी तो कंपनी ख़त्म होगी। निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये एक वहाँ था संस्था। और नियंत्रक बोर्ड जिसको संसद ने बनाया था नियंत्रण करने के लिए, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों संस्थाएं समाप्त कर दी गई, ये दोनों को समाप्त कर दिया। और यही दोनों कंपनी को रेगुलेट करते थे, भारत के शासन को रेगुलेट करते थे। तो फिर अब भारत का शासन कौन देखेगा? तो भारत का शासन देखने की जिम्मेदारी अब संसद के ऊपर है। तो संसद ने इसके लिए वहाँ पर एक गृह सरकार की स्थापना की। गृह सरकार यानी होम गवर्नमेंट। तो होम गवर्नमेंट से आप ये न कन्फ्यूज होइएगा कि होम गवर्नमेंट कहीं भारत में थी, होम गवर्नमेंट ब्रिटेन में स्थापित की गई थी। तो इसकी जगह पर, यानी इन दोनों को हटा करके इसके स्थान पर क्या लाया गया? इसके स्थान पर गृह सरकार की स्थापना की गई। गृह सरकार, होम गवर्नमेंट की स्थापना की गई। होम गवर्नमेंट की स्थापना। आपसे सीधे प्रश्न बनेगा कि होम जो गवर्नमेंट है यानी गृह सरकार है, वो उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1858 में की गई थी। क्यों की गई थी? भारत पर शासन चलाने के लिए गृह सरकार। अब इस गृह सरकार को समझना पड़ेगा कि आखिर ये गृह सरकार क्या थी, क्योंकि ये तो आपने समझा हुआ था कि इसमें 24 होते थे, बाद में 18 कर दिए गए थे पिछले ही एक्ट में, और इसमें भी होते थे 6 मेंबर। तो ये जो गृह सरकार की स्थापना की गई, इसकी संरचना क्या थी? तो इसको जरा समझें कि गृह सरकार क्या थी, होम गवर्नमेंट क्या थी। तो गृह सरकार में एक सचिव बनाया गया जिसको कहा गया भारत सचिव, और भारत सचिव को एक परिषद दी गई, यानी उसके कुछ साथी बनाए गए। 15 लोगों की एक परिषद बनाई गई जो गृह सचिव और उसकी परिषद कहलाई, और इस परिषद को कहा गया भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल। आप जब कांग्रेस के मूवमेंट पढ़ते हो तो उसमें अक्सर कहा जाता है कि जो इंडिया काउंसिल है या भारत परिषद है वो हटाई जानी चाहिए, उसका कोई काम नहीं, या उसको वेतन भारत से क्यों दिया जा रहा है, भारत के खजाने से इंग्लैंड में बैठे हुए लोगों को वेतन क्यों दिया जा रहा है। ऐसे मुद्दे आप पढ़ते रहते होंगे तो आप सोचते होंगे ये भारत परिषद कहीं भारत में थी क्या यही भारत परिषद कहीं केंद्र वाली परिषद तो नहीं है। भारत में जो केंद्र परिषद है 1853 में बनी है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये जो यहाँ पर अभी भारत परिषद बनेगी ये ब्रिटेन की संसद का एक भाग था। वो ब्रिटेन में बैठते थे, यानी कि ब्रिटेन के पास अपना देश चलाना है और साथ में उनको भारत का भी शासन चलाना है, तो उन्होंने अपनी संसद में एक मंत्रालय ही अलग बना दिया था, एक परिषद ही अलग बना दी थी जिसको भारत परिषद कहा गया। और उस परिषद का काम क्या था कि वो भारत के शासन का संचालन करेगी, और भारत में किसके माध्यम से करेगी? तो भारत
वही जो भारत का गवर्नर जनरल है उसका भी नाम अभी बदल देंगे और उसी के माध्यम से चलाएंगे। यानी सिर्फ कंपनी का नाम हटा देंगे, बाकी सिस्टम सब वही रहेगा। तो गृह सरकार में क्या है, इसमें जो है एक भारत सचिव बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव। देखिए भारत सचिव कहें या आपको भारत मंत्री लिखा मिलेगा, वो भी सेम चीज़ है। भारत सचिव का पद बनाया गया और इसके सहयोग के लिए 15 सदस्य वाली एक परिषद बनाएगी, एक परिषद बनाएगी जिसको कहा गया, ये क्या है, इंडिया काउंसिल है, भारत परिषद है, भारत परिषद। तो दो चीज़ आपने यहाँ पर देखी, यही अब आखिरी तक चलेंगे, इसीलिए आपको इसको समझ लेना है। यानी ये भारत परिषद और भारत सचिव, यही दो जो बॉडी हैं ये मिल करके भारत का शासन चलाएंगे। और किसके माध्यम से चलाएंगे, वायसराय के माध्यम से चलाएंगे। ये वायसराय कहाँ से आ गया, वही जो भारत का गवर्नर जनरल है, पहले वो कंपनी का हेड था इसीलिए उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब वो ब्रिटिश ताज का एक सदस्य हो गया है, एक प्रतिनिधि हो गया है। भारत में जो मुख्य आदमी है जो सीधे ब्रिटेन के ताज से रिलेटेड है वो है भारत का गवर्नर जनरल, तो उसी को वायसराय कहा जाएगा आगे, अभी हम भारत में देखेंगे उसको। तो ये गृह सरकार हो गई। अब इसका खर्चा कहाँ से आएगा, ये भी प्रश्न आपसे बनता है, क्योंकि आगे ये विवाद का विषय है। आगे जो है क्रांतिक आंदोलन जो चलेगा, राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें एक मुद्दा है कि भारत परिषद और भारत सचिव का वेतन भारत के खजाने से नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि ब्रिटेन के खजाने से दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये भारत के पद अधिकारी नहीं है, ये तो ब्रिटेन में है, उनकी संसद में है। तो यहाँ पर जो भारत सचिव है वो सीधे सीधे भारत का शासन देखता था और ये ब्रिटेन की संसद का यानी वहाँ के लोअर हाउस का मेंबर होता था, मंत्री होता था, कैबिनेट सचिव है, ये कैबिनेट मंत्री है वहाँ का। तो भारत सचिव के लिए एक शर्त है, ये भारत सचिव कौन होता था, ये जो भारत सचिव है, भारत सचिव ये कैबिनेट मंत्री होता था वहाँ का, कैबिनेट मंत्री ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री होता था, यानी कि वहाँ के जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसका मेंबर होता था और साथ में ये कैबिनेट मंत्री होता था, उसी को जो है भारत सचिव बनाया जाता था। तो इसका खर्चा कहाँ से आएगा, ये जो भारत परिषद बनी और ये भारत का सचिव है, तो भारत सचिव प्लस परिषद और इनके जो कार्यालय का पूरा खर्चा है, इसका वेतन प्लस खर्चा, जो भी खर्चा आएगा वो कहाँ से आएगा, भारत के राजस्व से दिया जाएगा, ना कि ब्रिटेन से। इस चीज़ पर आप विशेष फोकस रखिएगा, क्योंकि जब भी रणनीतिक आंसर आपको देने होंगे तो आपको समझाना होगा। जब भी आप दादा भाई नौरोजी का एक सिद्धांत पढ़ेंगे और उस पर अगर आपको कुछ लिखना पड़ेगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत से पैसा खींचा जा रहा था ब्रिटेन की तरफ में, बहाया जा रहा था उधर की तरफ, तो आपको बताना होगा कि देखिए इतना भारी भरकम मंत्रालय पूरा और उसका पूरा का पूरा खर्चा भारत के राजस्व से दिया जाता था, तो इसमें ज़रा सा भी वो कम नहीं करने की कोशिश करते थे, मैक्सिमम खर्च करते थे, खूब अच्छा खर्च करते थे। और इस पर कांग्रेस को बहुत आपत्ति थी शुरू से ही, और बाद में ये पद कब तक चलता रहा इसको भी आप देखें। तो अब इसी को यहीं पर आप पूरा डिफाइन कर लें ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अभी भारत की बात छोड़ दें, देखिए भारत सचिव और परिषद, इसको यहीं पर आप लिख लें, भारत सचिव प्लस परिषद। इसका पूरा कहानी अगर आप यहीं पे समझ लेंगे तो आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए 1858 में जो है भारत सचिव आया, भारत सचिव प्लस परिषद बनी 1858 में। इसका वेतन कहाँ से दिया जा रहा है, वेतन भारत से दिया जा रहा है। इसके बाद में यही सिस्टम चलता रहा, इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। लेकिन 1919 का अधिनियम जब आएगा, आगे आप पढ़ोगे,
1919, एक ही जगह इसलिए बताया दे रहे हैं क्योंकि फुटकर में आपको याद नहीं रहेगा, एक ही जगह पूरा इसको सिस्टम आखिरी तक का समझ लेंगे, कब बना कब ख़त्म हो गया, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो बना तो आप देख ही रहे 1858 में ये दोनों चीज़ें बनी और भारत से खर्चा इसका दिया जा रहा है। 1919 में चूँकि बहुत दिन से कांग्रेस बराबर मांग कर रही थी कि इसको ख़त्म किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, या फिर इसका वेतन भारत से ना दिया जाए, तो इस पर कुछ गौर किया गया क्योंकि उसकी परिस्थितियाँ उस समय वैसी थीं। तो यहाँ पर क्या किया गया, परिषद कम की गई, परिषद की संख्या कम की गई, संख्या कम की गई परिषद की, और वेतन खर्चा ब्रिटेन से दिया जाएगा। वेतन प्लस खर्चा कहाँ से दिया जाएगा, ब्रिटेन से। अब देखिए जब इनको खुद को अपना वेतन देने का नंबर आया खर्चा, तो परिषद की संख्या कम कर दी। और एक काम यहाँ पे किया गया था कि भारत सचिव की शक्तियों को कम किया गया था, भारत सचिव की शक्तियों को कम कर दिया गया था। यहाँ पे क्या किया गया, भारत सचिव की शक्तियाँ कम कर दी गई और इसमें एक हाई कमीशन बनाया गया। इसके सहयोग के लिए एक हाई कमीशन की नियुक्ति की गई, उच्च आयोग, उच्चायुक्त आप कह सकते हैं, उच्चायुक्त, हाई कमीशन की नियुक्ति, उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। किसके लिए, भारत सचिव के सहयोग के लिए, यानी उसकी शक्तियां कुछ कम कर दी गई और वो शक्तियां किसको दे दी गई, हाई कमीशन को दे दी गई, उच्चायुक्त को दे दी गई। ये सब ब्रिटेन में है, ये परिषद कहाँ, ये सब ब्रिटेन का है पूरा, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें भारत शब्द लगा हुआ है, भारत सचिव, भारत परिषद, ये भारत परिषद है, तो इसका मतलब आप इसको भारत में ना समझ लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। 1919, इसके बाद 1935 आया। 1935 का जब अधिनियम आया तो यहाँ पे भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव रहेगा लेकिन भारत परिषद को समाप्त कर दिया। भारत परिषद क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। इन्होंने कहा कि भारत परिषद की अब कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जब भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी का अधिनियम आया, यानी कि 1947 का अधिनियम जब आप पढ़ोगे 1947, तब जो है बचा कौन था, भारत सचिव बचा था। तो भारत सचिव का पद यहाँ पे जाके समाप्त कर दिया गया। अब ये पूरी कहानी आपने भारत सचिव और भारत परिषद की एक जगह पर नोट कर ली, कभी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 1858 में ये दोनों चीज़ें अस्तित्व में आई और भारत के खर्चे पर आई। 1919 में खर्चा ब्रिटेन से दिया गया और यहाँ पे आप अपना एक लॉजिक लगा लीजिएगा, जब ब्रिटेन को खर्चा देना पड़ा तो परिषद को कम कर दिया उन्होंने। और 1935 में परिषद को समाप्त ही कर दिया क्योंकि इनको खुद लग गया होगा कि बड़ा खर्चा हो रहा है। और 1947 में भारत सचिव का पद खत्म कर दिया गया क्योंकि 1947 में ज़रूरत ही नहीं रह गई थी कि कोई भारत सचिव रखा जाए क्योंकि शासन को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब आपको एक चीज़ ये देखनी है कि आखिर इसका काम क्या था। तो काम इसका क्या था, ये जो गृह सरकार थी यानी कि भारत सचिव और उसका परिषद, ये क्या करते थे, भारत के शासन का नियंत्रण, भारत के शासन का नियंत्रण ये करते थे, ये इनका काम था, बस यही इनका काम था। और किसके माध्यम से करते थे। अब भारत में कौन है, क्या है, कैसा सिस्टम है, उसको ज़रा पढ़ते हैं कि 1858 में भारत में क्या परिवर्तन किया गया, यानी जो भारत का गवर्नर जनरल है और यहाँ जो सिस्टम है उसमें क्या अंतर किया गया था। तो ये आपने ब्रिटेन में पढ़ लिया। अब दूसरा सेक्शन है कि भारत में क्या परिवर्तन किया गया। तो भारत में तो एक बहुत बढ़िया पहले मनमोहक घोषणा की गई इन सब चीज़ की, और उस समय आपको पता है कि लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल है, और ब्रिटेन में महारानी विक्टोरिया, आप याद रखिए हमेशा विक्ट्री शब्द से कि यहाँ पे 1858 में ब्रिटेन सरकार की विक्ट्री हुई थी, वहाँ पे महारानी विक्टोरिया थी। तो विक्टोरिया महारानी की घोषणा की गई इलाहाबाद में, इलाहाबाद के पार्क से 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने बड़े बुलंद आवाज़ में उस घोषणा को पढ़ा और उसमें बड़े बड़े वादे किए गए थे। इतिहास में सब पढ़ते हैं कौन कौन से वादे किए गए थे यहाँ भारत के लोगों से। और उस घोषणा को सुनकर के भारत के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे जो लोग थे उन्होंने कहा वाह, अब सरकार आई है,
यानी कंपनी ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, लेकिन अब ब्रिटेन की सरकार आ रही है तो ये बहुत अच्छी सरकार है। और इन्होंने, यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने इस विक्टोरिया की जो घोषणा थी उसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दे दी। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस घोषणा को भारतीय बुद्धिजीवियों ने मैग्ना कार्टा कहा था? किसी और ने नहीं, बुद्धिजीवियों ने, पढ़े लिखे लोगों ने कहा मैग्ना कार्टा है, क्योंकि उसमें वादे बहुत अच्छे अच्छे किए गए थे। अब मैग्ना कार्टा बाद में हुआ कि नहीं हुआ वो तो सब आप इतिहास में पढ़ते ही हैं कि वो सब अलग केवल ख्याली पुलाव था। तो भारत में देखिए क्या परिवर्तन हुए। भारत में अब चूंकि भारत में कंपनी को ख़त्म कर दिया गया था, भारत में क्या किया गया, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, शासन समाप्त। और यहाँ से ब्रिटेन ताज का, यानी ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन का जो है रूल शुरू हुआ, ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ। आपसे कई तरीके से प्रारंभ ये प्रश्न जो है पूछा जाता है कि ब्रिटिश संसद का शासन कब से हो गया, ब्रिटिश क्राउन का शासन कब से हो गया, कंपनी का शासन कब से ख़त्म हो गया। तो सबका उत्तर एक ही है, बस वही 1858 का जो अधिनियम है उससे। अब चूँकि कंपनी का शासन रह नहीं गया, ब्रिटिश ताज का शासन हो गया, तो अब जो भारत का गवर्नर जनरल था वो ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि बना दिया गया और फिर उसको कहा गया वायस राय। यानी कि अब यहाँ से भारत का गवर्नर जनरल जो है, भारत का गवर्नर जनरल, इसको क्या कहा गया, वायस राय, वायस राय कहा जाने लगा। व्यक्ति नहीं बदला, कोई सिस्टम, कोई शक्तियाँ, ये कुछ नहीं, वायस राय कहा जाने लगा। इसको सिर्फ नाम बदल दिया गया इसका है, बाकी ऐसा नहीं समझिए कि वायस राय, और इसको हम वायस राय और गवर्नर जनरल दोनों चीज़ें कहते हुए चलेंगे, आगे पढ़ते हुए चलेंगे। यानी वायस राय और गवर्नर जनरल अब सब कुछ यही था, वायस राय हो गया ये। और यहाँ पर इसको बना दिया गया, तो प्रश्न आपसे बनता है कि पहला वायस राय कौन बना? तो वही उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग वायस राय बन गया, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कि प्रथम वायस राय, प्रथम वायस राय कौन बना यहाँ पे? लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग। और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? एक ऐसा ही क्वेश्चन बन जाता है कि अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यही अंतिम भी था, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल ही था, वो पद समाप्त हो गया, तो अंतिम यही था। उसके बाद नए पद पे आ गया वायसराय, तो प्रथम वायसराय ये हो गया, जैसे कि आपने बंगाल के गवर्नर जनरल के संदर्भ में पढ़ा था। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक महारानी की घोषणा की गई थी, उसको जो है मैग्ना कार्टा कहा गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे आप नोट कर लें कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग, ये पॉइंट आप नोट कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया, अब ये बनेगी भारत की साम्राज्ञी, महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी और बुद्धिजीवियों ने इस घोषणा को क्या कहा? भारत के बुद्धिजीवियों ने इसे मैग्ना कार्टा कहा। मैग्ना कार्टा आपको हम समझा चुके हैं क्या है, बार बार। कंपनी का मैग्ना कार्टा, भारत के नागरिकों के मैग्ना कार्टा, ये भारत के लोगों का मैग्ना कार्टा है। कंपनी का मैग्ना कार्टा एक था और एक ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक महाअधिकार पत्र होता है। तो भारत के बुद्धिजीवी लोगों को लगा कि बहुत ज़्यादा अधिकार मिलने वाले हैं, इसीलिए जो है इन्होंने कहा कि ये मैग्ना कार्टा की संज्ञा इसको दी, हालांकि बाद में सब कुछ वैसा ही रहा, क्योंकि आप देख रहे हो कि 1858 में क्या भारत के संदर्भ में कुछ किया जा रहा है? भारत के संदर्भ में कुछ भी नहीं किया गया, भारत के लोगों के लिए कुछ नहीं लाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ शासन ट्रांसफ़र किया गया है कंपनी से। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटा के भारत सचिव और उसकी परिषद बना दी गई इंग्लैंड में, और यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। इसमें भारत के लिए क्या किया गया? कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ अपना सिस्टम सही किया है।
अपने हिसाब से किया है। तो ये हाँ, इस घोषणा में बहुत सी वादे ज़रूर किए गए थे, वो वादे यहाँ नहीं पढ़ेंगे संवैधानिक विकास में, लेकिन वो पूरे नहीं हुए थे। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ऐसा कहा गया था। तो बस इतना आपको जानना है, भारत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया था, सिर्फ वायसराय का पद बनाया गया था। तो 1858 को आपने पढ़ लिया और 1853 को आपने जान लिया है। ये दो पढ़ने के बाद में आपको यहाँ से जो आप पढ़ेंगे अधिनियम, वो हमारे संवैधानिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से चूँकि ब्रिटेन का शासन आ गया है, अब यहाँ से जो भी एक्ट आएंगे वो या तो भारत सरकार अधिनियम के नाम से आप पढ़ोगे, भारत सरकार अधिनियम जो भारत के सरकार से संबंधित होते थे, या परिषद से संबंधित होते थे, भारत परिषद अधिनियम, परिषद अधिनियम ये पढ़ेंगे। तो अब आपको जो पढ़ने हैं आगे चैप्टर्स में वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। भारत परिषद अधिनियम में आपको 3 पढ़ने हैं, 1861, 1892 और 1909। 3 आपको पढ़ने हैं, ये तीनों एक ही चैप्टर में हम करेंगे। तीनों भारत के परिषद से संबंधित अधिनियम हैं और ये इम्पॉर्टेंट है संवैधानिक विकास के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें की गई, भारत के लोगों को शामिल किया गया प्रशासन में, विधि बनाने में शामिल किया गया और परिषद का विस्तार इसमें दिखाई पड़ता है। यानी जो केंद्रीय और प्रांतीय परिषद हैं उसमें बहुत से सदस्य बढ़ाए गए और भारतीयों का भी उसमें बहुत ज़्यादा समावेश दिखाई पड़ेगा। इलेक्शन शुरू होंगे, इलेक्टेड होकर के लोग आना शुरू होंगे। तो ये 3 अधिनियम आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। शासन से संबंधित आपको 3 पढ़ने हैं, उसमें आपको 1919 पढ़ना है और 1935, ये 2 विशेष पढ़ने और बाद में एक 1947 वाला पढ़ेंगे जिसमें शासन ट्रांसफ़र किया जाएगा भारत के संदर्भ में। तो ये 3 शासन से रिलेटेड पढ़ेंगे एक ही चैप्टर में। इसमें आप देखोगे कि भारत के शासन में क्या क्या चीज़ें की गई, किस प्रकार से यहाँ की शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए क्या प्रयास किए, अपना भी उसमें बचाव करते हुए भारतीयों को कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा देते देते कैसे इन्होंने 1947 तक निभाया है। तो ये जो 6 एक्ट हैं 2 चैप्टर में कंप्लीट करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से क्वेश्चन आपके बनेंगे मेंस के दृष्टिकोण से भी और प्री के दृष्टिकोण से भी, तो इनको पढ़ेंगे। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।